नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और एनसीईआरटी बुक्स के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं मेरे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो हमने ये अध्याय का कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया था। यदि आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और वहां पे आपको कंप्लीट बुक की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी लाइन बाय लाइन। पिछला पार्ट था उसमें थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी, आवाज का इश्यू हो रहा था, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। और यदि आप कहेंगे कि सर उसको दोबारा बना दें तो हम उसको दोबारा बना देंगे। तो आज हमें क्या करना है, हमारे पास एक एक्टिविटी है स्टार्टिंग में कि हमें एक इलेक्ट्रिसिटी फ्री कूलर बनाना है जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता न पड़े। तो ऐसा कूलर हम बनाते हैं जिसमें हम कूलर हवा देने वाला नहीं, ऐसा कूलर कूलर क्या होता है कि ठंडा रखने वाला, कि हमें ऐसा कूलर बनाना है कि जिससे हम क्या है कि गर्मियों में हमारे जो खाने पीने के पदार्थ हैं उनको उसमें रख के और कुछ समय के लिए क्या हो, खराब ना हो। तो चलिए हमें आपको क्या करना है कि 2 earthen pot ऑफ डिफरेंट साइज, हमें मिट्टी के 2 अलग अलग साइज के गमले लेने हैं कि एक छोटा और एक बड़ा। ये चीज आपको आगे समझ में। फिल द बॉटम ऑफ द लार्जर पॉट विद ए लेयर ऑफ सैंड, कि आपको जो बड़ा पॉट है ना, बड़ा गमला है, उसकी जो बॉटम है ना, कि मान लेते हैं ये आपका बड़ा गमला है और इसकी जो बॉटम है ना, इसमें आपको मिट्टी भरती है। ठीक है, बालू मिट्टी आप भर सकते हैं, जो मिट्टी पानी को लंबे समय तक बनाए रखे और जो मिट्टी आपका जो वाष्पोत्सर्जन है ना वो जल्दी होगी, जो आपका इवेपोरेशन है वो जल्दी हो। फिल द बॉटम ऑफ द लार्जर पॉट द सैंड, आपने मिट्टी भर दी। प्लेस द स्मॉलर पॉट इनटू द लार्जर वन एज शोन इन द फिगर 8.7। अब जो आपका छोटा जो पोर्ट था ना उसको इसके अंदर रख दीजिए, बड़े वाले के आपने रख दिया। फिल द गैप बिटवीन द पोर्ट्स विद द मोर सैंड, और वाटर इन द सैंड एरिया, कि इसमें क्या कि जो जगह बच गई बीच में, आपने बड़े के अंदर छोटा रखा तो बीच में जगह बच जाएगी ना, इस प्रकार की जगह पहले आप वो देख लीजिए एक बार डायग्राम में। तो आपको ये चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पे। ये जगह बची हुई है, ये आपका बाहर वाला बड़ा पोर्ट है और अंदर वाला छोटा पोर्ट है। बीच में जो जगह बच गई इसमें आप स्मॉल पोर्ट है ये आपका ये, और इसमें आप सैंड भर सकते हैं। ठीक है, आप रेत इसमें भर सकते हैं, उसमें पानी डाल के रख दीजिए और इसके ऊपर या तो आप बोरी ढक दीजिए, सैक जिसमें आपने सुना होगा, सैक बोलते हैं इंग्लिश में, उसको ढक दीजिए, उसके ढक्कन से आप ढक सकते हैं। प्लेस ए लिड और वेट जूट सैक टू कवर द टॉप ऑफ द स्मॉलर पॉट, अब इसके छोटा, इसमें आपने फल सब्जियां रखी है ना, आपको दिख रही होंगी, इसके ऊपर या तो ये ढक्कन रख दीजिए या फिर जो आपकी बोरी है, सैक है, उसको गीला करके रख दीजिए। यू कैन ऑल्सो मेक ए ड्राइंग ऑफ द पॉट इन पॉट कूलर वंस इट इज रेडी, तो आप इसकी ड्राइंग भी बना सकते हैं। अब आप देखिए, अलो 4-5 hours फॉर द मिनी पोट इन द पोट कूलर टू कूल डाउन, कि इसको 4-5 घंटे का टाइम दीजिए ठंडा होने के लिए भी। ठीक है, आप इसको किसी छाया में रख देंगे। ठीक है, अब ये क्या धीरे धीरे अपना टेम्परेचर, जैसे जैसे इवेपोरेशन होना स्टार्ट होगा तो इसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कम होना स्टार्ट होगा और ये ठंडा होना स्टार्ट होगा। The time range can be influenced by the many conditions. Observe and discuss how it creates a cooling effect inside the pot. तो ये क्या करता है कि जो टाइम रेंज है ना, ये कितनी देर तक पदार्थों को, ये मान लेते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस जितना इसका न्यूनतम तापमान है उस पे ये रख सकता है। ये अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि वहां का मैक्सिमम तापमान कितना है, ठीक है, एरिया कैसा है आपका, ह्यूमिडिटी कितनी है, तो बहुत सी चीजें इसको इफेक्ट करेंगी। तो हमें उनकी तरफ अभी ध्यान नहीं देना, हमें इस प्रकार से हम कुछ समय के लिए हमारे पदार्थों को खराब होने से बचा सकते हैं यदि हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फिर हमारी ऐसी इकोनॉमिक हालत है कि हम फ्रिज वगैरह खरीद नहीं सकते। तो ये चीज आपके लिए अच्छे काम की रहेगी। Keep some vegetables and fruits in it and observe for a week on a daily basis, कि आप क्या कीजिए, कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो क्या करिए कि इसके अंदर रख दीजिए और डेली बेसिस पे आप क्या कीजिए, चेक करिए क्या वो खराब हुए हैं या फिर नहीं हुए। तो चेक द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल, की डेली बेसिस पे आप चेक कीजिए उनकी ताजगी, की वो कुछ तरह से बुसे हैं या नहीं बिचे हैं या फिर आज भी वो क्या है, फ्रेश है। तो आपको देखना है कितने दिन तक आप वो फ्रेश रहते हैं। यू विल हैव टू ऐड वाटर रेगुलरली टू कीप द सैंड मॉइस्ट, आपको एक काम डेली वेज करना होगा कि जो आपने मिट्टी भरी थी ना उसके चारों ओर, तो उसमें क्या है आपको पानी डेली वेज डालना होगा। फॉर हाउ मेनी डेज कैन द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बी केप्ट फ्रेश इन इट, कितने दिन तक इसमें उनको ताजे रखा जा सकता है,
व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच कैन अफेक्ट द नंबर ऑफ द डेज, और कौन सी ऐसी कंडीशन है जो नंबर ऑफ द डेज के दिनों को प्रभावित कर सकती है। मान लेते हैं कि एक जगह पे 2 दिन तक वेजिटेबल्स फ्रेश रहती है, दूसरी जगह आपकी 4 दिन तक रहती है, सेम वही चीज है, और एक जगह 1 दिन तक फ्रेश रह सकती है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसके टाइम पीरियड को प्रभावित करती है। वो मैंने आपको बताया, अगर तापमान बहुत ज्यादा है तो इस चीज को प्रभावित करेगी, ठीक है, मॉइस्चर भी करेगी इस चीज को, और ऑलरेडी वहां पे टेम्परेचर कम है तो ये और ज्यादा देर तक आपका, और ज्यादा दिनों तक उसको ठंडा रख सकता है। तो इस प्रकार बहुत सी ऐसी चीजें जो इसमें काम करेगी। व्हाट कैन हेल्प यू इन प्लेस ऑफ सैंड फॉर बेटर कूलिंग, तो आप किस ऐसे पदार्थ का यूज कर सकते हैं जो आपका बेटर कूलिंग दे सैंड से भी। तो आपने बता दिया कि आप सेक थी ना आपकी बोरी, बोरी लपेट दीजिए, ठीक है, बोरी में आपको पानी लंबे समय तक डालना पड़ेगा, ध्यान रखना भी, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा जल्दी आपका वेपराइजेशन उसमें जल्दी हो जाएगा, तो ठंडी भी वो जल्दी होगी भी, ठीक है। तो आप ये काम यूज कर सकते हैं, बोरी आप उसकी जगह यूज कर सकते हैं, ताकि वेपराइजेशन, और जितना वेपराइजेशन होगा उतना ही क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री कूलर था वो आपका जल्दी ठंडा होगा। यू विल मेड फैमिलियर विद दिस यूनिक क्ले पॉट, आपने इसे देखा होगा भी, जो ये मेरे पीछे एक बार इसको देखिए, इसको देखा होगा, इसको बोलते हैं सुराही भी, क्या बोलते हैं, सुराही भी, which is called सुराही। इन समर सुराही इज यूज्ड टू कीप द वाटर कोल्ड, और गर्मियों में ये पानी को ठंडा रखने के काम आती है। आपको सुराही, ठीक है, इसका एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब देखिए सुराही में क्या है, पानी कम है और एरिया ज्यादा है, पानी कम है और एरिया ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेपराइजेशन अगर होगा ना तो क्या होगा कि ज्यादा होगा, तो ये इसमें ज्यादा पानी ठंडा रहता है एक आम मटकी की तरफ, इसलिए इस प्रकार से इसको बनाया जाता है कि इसका एरिया क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। आपको चीज क्लियर हुई। हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन, कि जो आपके क्लाउड है वो आपको किस प्रकार से बारिश देते हैं, आपको ये इस पैराग्राफ में पढ़ना है। कंडेंसेशन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इवेपोरेटेड वाटर बैक टू द अर्थ सरफेस, जो आपका कंडेंसेशन है वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कंडेंसेशन आप समझ चुके होंगे अब तक तो, कि जो आपकी वाटर वेपर है वो बूंदों में बदलना, ड्रॉपलेट्स में बदलना कंडेंसेशन कहलाता है। बैक टू दैट सरफेस, हाउ डज दिस हैपन, किस प्रकार से होता है। इसने कहा कि जो कंडेंसेशन है ना, जो आपकी भाप थी ऊपर गई थी एनवायरनमेंट में, अब कंडेंसेशन होके क्या बन जाती है, वाटर बन जाती है, और जब ये छोटी छोटी बूंदे बनती है स्टार्टिंग में तो, लेकिन जब आपस में मिलकर ये एक बड़ी बूंद बन जाती है तो ये और छोटी छोटी बूंदे ऐड होती जाएंगी, और बड़ी बूंद बनती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये नीचे आ जाएगी बारिश के रूप में। तो इस प्रकार क्या आपकी बारिश आती है। चलो आपको थ्योरी देखते हैं इसने किस प्रकार से आपको समझा रखा, मैंने तो आपको बता दिया सिंपल वे में। व्हाट एयर मूव्स हायर अबव द अर्थ सरफेस, किसने कहा हाउ डज दिस हैपन, क्या था, व्हेन एयर मूव्स हायर अबव द अर्थ सरफेस, जब आपकी हवा बहती है अर्थ के सरफेस के ऊपर से भी, इट बिकम्स कूलर एंड कूलर, आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना तो तापमान आपका कम होता जाएगा, टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा, ठीक है। इट बिकम्स कूलर एंड कूलर एट सर्टेन हाइट द एयर गेट्स सो कोल्ड दैट द वाटर वेपर टर्न्स इनटू द ड्रॉपलेट्स। अब देखिए इसने क्या कहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो आपका तापमान कम होता जाता है, ठीक है, और एक टाइम पे इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है ऊपर कि जो आपके वाटर वेपर हैं वो किस में बदल जाएंगे, वाटर में बदल जाएंगे। वाटर वेपर मतलब भाप है आपका, वेपर्स हैं तो वो किस में बदल जाएंगे, वाटर में। देखिए यहाँ से उठना स्टार्ट हुई, क्या आपको पता है कि वाटर वेपर ऊपर जाते हैं क्योंकि हवा से हल्के होते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंड बढ़ती जाएंगी, और मान लेते हैं कि जैसे ही वो मेरे मुंह के सीध में आए, मेरे फोरहेड के सीध में आए, तो यहाँ पे टेम्परेचर इतना हो गया कि जो वाटर वेपर आए थे वो किस में बदल गए, आपके पानी में बदल गए। ये चीज आपको आगे समझ में, जैसे ही पानी में छोटी छोटी बूंदों में बने, छोटी छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बना देंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा वो बहुत बड़ी बूंद बन जाएगी, बहुत बड़ी, ये नहीं कितनी बड़ी बन जाएगी, मतलब कि वो ऊपर रुक नहीं पाएगी और सीधे नीचे धरती पे गिर जाएगी भी, ठीक है। जब वो हवा से भारी हो जाती है आपकी ग्रेविटी उसको खींच लेती है, ये चीज आपको समझना, ग्रेविटी काम करने लगती है। It become cooler and cooler at certain height. Air gets so cool that water vapor turns into the droplets, which are generally formed around dust particles. These small droplets float in the air and form clouds. इसने कहा कि वो बूंदे बन जाएंगी छोटी छोटी,
क्या बन जाएंगी, छोटी छोटी बूंदे बन जाएंगी, और विच आर जनरली फॉर्म्ड अराउंड द डस्ट पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना आपके धूल वगैरह, उसके अराउंड वो डस्ट पार्टिकल है ना वो जम जाते हैं। आपको ये बात समझ में, और इस प्रकार से वो एक घना जाल के रूप में फैल जाती है, ठीक है, एक ग्रुप बना लेती है जो आपका क्लाउड कहलाता है। ये देखिए एक बार मुझे दोबारा ओपन करना पड़ेगा इसको, इसके लिए मैं आपको सॉरी चाहूंगा कि आपका ये आ गया आपका, क्योंकि उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी, तो 1 मिनट का टाइम लगेगा, हम इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि बारिश कैसे आती है, बारिश कैसे आती है। तो जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा तो बूंदों ठंडा हो गया, छोटी छोटी बूंद बनेंगी, तो वो क्या कि आपस में धूल भी होती है, धूल के साथ मिलके वो एक ग्रुप सा बना देती है। उस ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लाउड हम बोलते हैं। ये देखिए आ गया, turns into droplets which are temporarily formed around the particle. These small droplets float in the air from cloud, और बादल बनाते हैं। Many droplets join together, बहुत सी जो ड्रॉपलेट है वो एक साथ मिलके join together bigger drop of water, बड़ी पानी की बूंद बनाती है। Some drop get so heavy that they start falling, और कुछ ऐसी कुछ से आपकी बूंदें है ना जुड़ती जुड़ती आपस में इतनी भारी हो जाती है कि वो आसमान में लटकी नहीं रह सकती और वो नीचे आ जाती है। These falling water drops are what we call rain, और इन्हीं गिरती हुई बूंदों को हम क्या कहते हैं, वर्षा बोलते हैं भी। ठीक है, अब यहाँ पे why does air containing water vapor go up in the atmosphere, कि जिस एयर में वाटर होता है वो ऊपर क्यों जाती है भी, ठीक है, ऊपर वही चीज जाएगी जो हवा से क्या होगी, हल्की होगी भी, ठीक है। थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड द अर्थ, एटमॉस्फेयर क्या होती है कि थिन लेयर है एयर की, जिसने हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेर रखा है, या फिर जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ से फैली हुई है। As we know, gas balloon containing lighter gas go up in the air. Similarly, water vapor is lighter than the air, causing it to rise. कि जो वाटर वेपर होते हैं वो एयर से क्या होते हैं, हल्के होते हैं, वो लाइटर होते हैं, उसमें क्या है कि वो गैस से भारी, हवा से भारी नहीं होते। अंडर स्पेशल कंडीशन इट माइट आल्सो फॉल एज हेल और स्नो, कि आपने पढ़ा कि वो तो आपके बारिश बूंदों के रूप में गिरते हैं, लेकिन आपको बताया कुछ स्पेशल ऐसी कंडीशन बन जाती है कि एकदम से टेम्परेचर कम हो जाता है, तो कभी कभार ये बूंदे हैं आपको ओलों के रूप में या बर्फ के रूप में वापिस आती है। एवरी एंजॉय द रेन एंड द क्रिट से पोएम, वो एक पोएम लिखती है, ठीक है, वर्ष का अंदर एक पोएम लिखती है। यू कैन कंप्लीट द पोएम एंड प्रेजेंट इन योर क्लास, आप इस पोएम को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने क्लास में प्रेजेंट कीजिए। अब हमारे पास एक और एक्टिविटी आ चुकी है, टेक एन एम्प्टी डिस्कार्डेड 1 लीटर प्लास्टिक बोतल, pour about 1 cup of water in it, कि आपको एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है जिसको आपने रद्दी में फेंक दिया था, अब वो आपके कोई काम की नहीं। क्लोज द लिड टाइटली, आपको लिड मतलब उसका ढक्कन टाइटली बंद करना अच्छी तरह से। नाउ क्विकली स्क्वीज एंड रिलीज द बोतल एंड कंटिन्यूज अबाउट 4 to 3 मिनट, आपको क्या करना, बोतल को ऐसे दबाना है, ठीक है, बार बार प्रेशर के साथ 2-3 मिनट तक। ऑब्जर्व द स्पेस अबव द वाटर इन द बोतल, कि आप स्पेस को ऑब्जर्व कीजिए, जो पानी के ऊपर जो स्पेस है ना ऊपर वाला, उसमें देखिए ध्यान से, वाटर लेवल के ऊपर से आपको क्या दिखाई देता है। Repeat the same activity after adding a small burnt piece of newspaper into the water. आपको क्या करना है कि आपको एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा लिया, उसको जलाया, और उसको जलते हुए वो एक बार पानी में डाल देना है, ठीक है, बोतल के अंदर। What will you observe? अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व सम हैजीनेस, हैजीनेस मतलब धुंधलापन आपको दिखाई देगा। जैसे ये आपकी बोतल है ना, और ध्यानपूर्वक आपको कागज जलाना, कभी अपने हाथ से जला लोगे, ये आपकी बोतल हो गई, ठीक है, और ये इसमें पानी है, जब इसमें डाल दोगे तो यहाँ आपको हैजीनेस दिखाई देगा, कुछ धुंधला धुंधला आपको दिखाई देगा। अबव द वाटर इन द बोतल, और वाटर के लेवल से ऊपर आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा, वो क्या है, बादल है। कि आपके जब आपने उसको
प्रेस किया तो वाटर वेपराइजेशन आपको हुआ, वाटर वेपराइजेशन तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्टोर हो गया लेकिन आप उसे देख नहीं सकते थे। लेकिन जब हमने धुआं कर दिया और फिर हमने किया वाटर वेपर धुएं में मिल गए, उनके साथ डस्ट पार्टिकल आपको बताता डस्ट के तौर पर काम करेगा, उसमें मिल गए तो वो क्या है, एक आपको क्लाउड टॉप हेजीनेस मतलब आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा, और वो क्या है, एक बादल का छोटा रूप है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, लेकिन कागज आप ध्यान से जलाएंगे। Let's perform activity 8.11 to represent our understanding of how water changes its state and its movement। कि आपका वाटर एक्टिविटी 8.11 हम करके देखेंगे कि किस प्रकार से वाटर है वो आपका मूवमेंट और अपनी स्टेट चेंज करता है। एक्टिविटी लेट्स री-अंडरस्टैंड द प्रोसेस, कि सबसे पहले आप प्रोसेस को समझ लीजिए। तो चलो प्रोसेस को समझते हैं हम। Using 8.9 arrows show the words given the box, show where water is stored, how water change its state and where it moves। कि आपको ये सारी चीजें आपको भरनी कि पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है और कौन सी चीजें हो रही हैं। तो अभी आप बता दोगे, ये तो आप 1 मिनट में बता दोगे क्योंकि आपको इतनी चीजें सिखा रखी है मैंने कि अब आपने 2-3 पार्ट पढ़ लिए तो आपको इतनी नॉलेज बहुत हो चुकी है। कि सबसे पहले देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, इवेपोरेट। क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड वाटर कौन सा आपका, ग्राउंड वाटर ये रहा आपका, चीजें क्लियर है। उसके बाद रिवर, रिवर आपकी ये रही रिवर, दिख गई आपको। ओशियन, ओशियन आपका ये रहा, ये चीजें क्लियर हो रही है आपको। उसके बाद लेक, झील भी, झील आपको कहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे, यहाँ पे आपका झील किसे बोलेंगे, एक बार झील को इसको छोड़ो, क्लाउड आपको दिख रहे हैं, इवेपोरेशन रेन आपकी दिख गई, ठीक है। स्नो बर्फ, बर्फ आपकी ये रही भी, ठीक है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होता है आपका कि वाटर वेपर का बदलना, भी किसमें बदलना, वाटर वेपर का। तो हम यहाँ पे बात करेंगे फॉर्मेशन, ये जो फॉर्मेशन हो रही क्लाउड्स की, ये आपका क्या है, कंडेंसेशन ही है। जो आपका वेपर है ना वो किसमें बदला है, वो आपका वाटर में बदला, तभी तो उन्होंने क्या है बादल बनाए थे। आपका कंडेंसेशन हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आपका ग्राउंड वाटर हो गया, इवेपोरेशन हो गया, रिवर, ओशियन, क्लाउड, कंडेंसेशन, रेन आपकी होगी, सन होगी। अब हमें लेक देखनी है, झील। झील हम किसका नाम दे सकते हैं, हम इसको झील का नाम दे सकते हैं क्योंकि और कहीं हमें झील नहीं दिखाई दे रही। एक बार मैं डायग्राम ऊपर करके देख लेता हूँ कि आग नहीं है भी झील। चीजें क्लियर हुई आपको, कोई डाउट, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये हमें समझ में नहीं आया। द वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड द अर्थ सरफेस इवेपोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर। किसने कहा है कि जो वाटर है ओशियन पे हो चाहे अर्थ के सरफेस पे कहीं पे भी हो, चाहे वो आपके गड्ढे में हो, चाहे वो आपकी नाली में हो, चाहे वो जोड़ में हो, चाहे लेक में हो, चाहे पॉन्ड में, कहीं पे भी उसने कहा कि वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, ठीक है, into the atmosphere as vapor and returns as rain, hail और snow। कि वो वापिस आता है किसकी फॉर्म में, बारिश के रूप में आता है, आपका ओलों के रूप में आता है या बर्फ के रूप में आता है, वो अलग अलग फॉर्म में आता है। इसको कंबाइन अगर हम बोले तो इसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। अल्टीमेटली फ्लोइंग बैक टू द ओशियन, और वापिस वो कहाँ चल जाता है, ओशियन में चल जाता है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज नोन एज द वाटर साइकिल। इसको क्या कहा जाता है, वाटर साइकिल कहा जाता है। वाटर साइकिल आपको समझ में आ गया कि आपका ग्राउंड से, आपकी पृथ्वी से पानी इवेपोरेट होके इन्वायरमेंट में जाता है और फिर वो बारिश के रूप में, बारिश के रूप में मत बोलिए, आप बोलिए वर्षण के रूप में, एक शब्द प्रेसिपिटेशन के रूप में वो वापस आ जाता है। तो इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन में मतलब जिस भी रूप में पानी वापस आता है, सब चीजें उसमें आ जाती है, चाहे वो ड्यूज उसके रूप में हो, चाहे वो आपका इसमें रेन के रूप में हो, चाहे हेल स्टोन के रूप में हो, तो वो सारी चीजें आ जाती है। एक ही कॉमन वर्ड याद रखिए आप, प्रेसिपिटेशन, वर्षण, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्षण।
ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज बाय प्लांट्स। ने कहा कि वैसे तो पानी बहुत सारा है अर्थ पे, लेकिन कुछ हिस्सा ही क्या है कि वो पीने योग्य है भी। ठीक है, आपको बताया कि बहुत सारा पानी समुद्र में है, और जो आपका ओशियन का पानी वो हमारे यूज के लायक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या लवण है भी। ठीक है, मिनरल्स आप बोल, मिनरल्स खनिज नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसमें साल्ट है भी, क्या है, साल्टी वाटर है वो बहुत ज्यादा। मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशियन एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली। किसने कहा कि थोड़ा सा पानी हमारे पीने योग्य है, यूज करने योग्य, किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा। और मोस्ट ऑफ द जो वाटर है ना इज इन द ओशियन, वो आपका कहाँ है, समुद्र में। इट कैन बी यूज डायरेक्टली, उसको हम सीधे यूज नहीं कर सकते। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड आल्सो फॉर मेनी अदर एक्टिविटीज। हम पानी पीने के लिए और बहुत सी एक्टिविटी के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। The number of people using water increasing with the rising population। जो लोगों की संख्या है, जो आपकी जनसंख्या है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए पानी का उपयोग भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। The increasing demand for water causes its shortage in many parts of the world। और जो इसकी डिमांड जो बढ़ गई है, प्रयोग करने वालों की संख्या जो बढ़ गई है, लेकिन पानी उतना ही है, तो पानी कई जगह पे पानी की जो कमी हो गई है। Hence it is very important to use water wisely and avoid wasting it। तो हमें क्या है कि वाटर बड़े ध्यान से प्रयोग करना चाहिए, दिमाग लगा के बुद्धि से पानी का प्रयोग करना चाहिए, अवॉइड वेस्टिंग इट, और हमें पानी को वेस्ट होने से बचाना चाहिए। लेट्स कीप आवर वाटर बॉडीज फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। जो हमारी वाटर बॉडीज पानी के स्रोत हैं, उनको हमें पॉल्यूशन दूषित नहीं करना चाहिए। यू विल लर्न मोर अबाउट द वाटर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द चैप्टर नेचर ट्रेजर। तो आप जो आपका प्राकृतिक का जो खजाना है आपके आगे आएगा, उस अध्याय में पढ़ेंगे वाटर से संबंधित और भी बातें, कि किस प्रकार से वाटर को आपको बचाना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको प्रभावित करती है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके एक बार जरूर पूछें कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। और कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की सीरीज चलती रहेगी, और आप चैनल पे इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।